बजट 2016-17 की स्पेशल ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुशामदीद। इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं इमरान सुल्तान और अब से कुछ देर कबल फाइनेंस मिनिस्टर सेनेटर इसहाक डार साहब ने इकनॉमिक सर्वे पेश किया। इस हुकूमत की उन पॉलिसीज़ के ऊपर जो है उन्होंने रिपोर्ट पेश की जो पिछले 365 दिनों में जो अहदाफ मुकर्रर किए गए थे इस रवा माली साल के लिए, और जैसा हुकूमत ने या इस हमारे जो इकनॉमिक मैनेजर्स हैं उनकी पॉलिसीज़ ने जिस तरीके से परफॉर्म किया वो तमाम इक़्तिसादी तरक्की जो है आपके सामने रखी। अब ज़ाहिर है कि इसमें दो वर्जन्स होते हैं। एक हमेशा एक बड़ी करिश्मा साज शख्सियत हैं इसहाक डार साहब, एक उमूमी राय उनके बारे में यही है और बजट के आदाद व शुमार जो होते हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा उनकी बड़ी जो है तफसीली उसमें जाते हैं। एक जो अपोजिशन का पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो भी अपनी जगह पे बिल्कुल बड़ा उसमें वेटेज है कि यही हमेशा कहा जाता है कि काफ़ी ज़्यादा जो है आदाद शुमार में एक जो है वो हेर फेर की जाती है, उसको इंजीनियर किया जाता है। बहरहाल जो हकीकत है वो आपके सामने आएगी बिल्कुल, लेकिन आज जो वज़ीर ख़जाना ने अब से थोड़ी देर पहले सर्वे पेश किया, इक़्तिसादी सर्वे पेश किया, उसके हिसाब से हमारी जो इकनॉमिक ग्रोथ है, जो मौशी तरक्की शरह है उसकी वो 5% से ज़ायद रही और इसके ऊपर ज़ाहिर है कि उन्होंने क्रेडिट भी लिया। लेकिन एक बात थोड़ी सी यहाँ पे समझनी होगी कि जब हम इकोनॉमिक सर्वे की बात करते हैं तो उस वक्त हम उसको हमें बहुत बेहतर होगा कि हम इन ट्रू स्पिरिट उसको कंपेयर करा करें अपने उन अहदाफ से जो कि हमने रखे हैं, ना कि पिछले सालों की कारकर्दगी से। ज़ाहिर है कि पिछले सालों के मुकाबले में तो चीज़ें काफ़ी आगे की तरफ बढ़ती हैं। तो यहाँ पे स्पेसिफिक अगर हम हो जाएं और पिछले जो हमने आदाफ मुकर्रर किए थे उन आदाफ के मुकाबले में हमारी परफॉर्मेंस क्या रही, किस हद तक हम उसे अचीव कर पाए, तो वो इतनी हौसला अफजा नहीं है। स्पेशली अगर बात कर लें मौशी शरह के हवाले से तो वो 5% प्लस रही, जबकि बात की जा रही थी जो इसके लिए टारगेट सेट किया गया था वो 5.3% जो हमने अचीव किया और जो कि 0.4% कम है। बहुत सारे मीडिया में भी इसके ऊपर बात हुई। दूसरी चीज़, एग्रीकल्चर सेक्टर ने इस मरतबा हमें काफ़ी सपोर्ट किया एग्रीकल्चर ग्रोथ के हवाले से जो इस वक्त आदाद शुमार सामने आए, और लास्ट पिछले साल यही वो सेक्टर था जिसने हमें बहुत ज़्यादा हमारी मईशत को परेशान कुन भी किया था। हमारी मईशत के लिए बहुत ज़्यादा एक डिस्ट्रेस भी था इसमें। और एग्रीकल्चर के हवाले से जब बात की जाती है कि ज़राअत में 3.46% की तरक्की हुई, लास्ट ईयर ये नेगेटिव में चली गई थी और बहुत इसके ऊपर ले दे हुई। फिर उसके बाद बहुत सारे इंसेंटिव्स जो हैं वो भी आए, किसान पैकेज जो है वो भी सामने रखा गया, उसको भी पेश किया हुकूमत ने। और हुकूमत का ये कहना है डार साहब का कि किसान पैकेज की वजह से इसका एक अल्टीमेट फ़ायदा जो है एग्रीकल्चर सेक्टर को हुआ और उस एग्रीकल्चर सेक्टर ने इस वक्त हमारी GDP में उसको काफ़ी सपोर्ट किया। उनका कहना था कि गंदम, चावल, गन्ने की शरह में 4.12% की शरह से इसमें इजाफा हुआ और इस साल भी 25.75 मिलियन टन जो है पैदावार रहेगी। साथ चावल की पैदावार के ऊपर भी उन्होंने 6.85% जो मुख्तलिफ इसकी बाइफिकेशन थी उसके हवाले से बात की। और साथ ही ये भी कहा कि इस सेक्टर ने इस मरतबा हमें सपोर्ट किया, लेकिन बात यह है कि बारिशें कितनी हुई, पानी इस मरतबा हमें कितना वाफिर मकदार में मिला, ये भी एक सवालिया निशान है। बहरहाल मजमूई तौर पे जो भी आज इक़्तिसादी सर्वे पेश किया गया उसकी जो सूरत हाल है उसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। डॉक्टर अशफाक हसन खान माहिर मुआशरात इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, एक बड़ा आर्ट है इस वक्त बजट पेश करना भी और इकनॉमिक सर्वे भी पेश करना, और इकनॉमिक सर्वे में बिलखुसूस हमें करना उसूल ये होना चाहिए कि जो हमारे आदाफ थे, जो टारगेट्स थे वो हम अचीव कर पाए या ना कर पाए, ज़रा एक ब्लैक एंड वाइट पिक्चर उसकी होनी चाहिए कि हम पीछे कंपेयर करें पिछले 3-4 साल की परफॉर्मेंस से। तो इक़्तिसादी सर्वे को ओवरऑल किस तरह से देख रहे हैं सर? आपने काफ़ी स्टडी किया होगा इसके ऊपर, आपके इदारे ने काफ़ी इसके ऊपर वर्कआउट किया होगा। जी, मैंने तकरीबन मैं शायद पाकिस्तान का वाहिद इकनॉमिक एडवाइजर हूँ जिसने 12 के करीब इकनॉमिक सर्वे 12 साल लिखा है मैंने। तो मुझे इसका इल्म है। जहाँ तक आदाद शुमार की बात है, देखें ये एक ओवरऑल पिक्चर होता है कि मुल्क की मईशत पिछले माली साल में जो ख़त्म हो रहा है इसमें किस तरीके से परफॉर्म किया है। सो इकोनॉमिक ग्रोथ इज वन नंबर। इसमें बजट होता है, रेवेन्यू होता है, एक्सटर्नल बैलेंस ऑफ पेमेंट का होता है, डेट भी होता है, रेमिटेंस भी है, इन्वेस्टमेंट भी है, बहुत सारी चीजें इसमें होती हैं। तो
जहां तक ग्रोथ का नंबर है, देखिए अनफॉर्चुनेटली जब से हमारे वजीर खजाना साहब ने चार्ज संभाला है, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ का नंबर कंट्रोवर्शियल बन गया है। और हमें मालूम है कि ये किस तरीके से ये हासिल किया जाता है। लोगों को देखें, एक ये भी चीज है कि ये पाकिस्तान स्टैटिस्टिक्स जो है, इसको हमने सपोजिडली एक ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन बनाया हुआ है, जिसका एक बोर्ड, एक काउंसिल है, और उसके चेयरमैन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। हुआ यह है कि ओवर द टाइम ये तमाम जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, ये सीधे सीधे उनसे जाकर एडवाइस लेते हैं, जो ये इलीगल चीजें हैं। ये अच्छा, they are not supposed to seek advice from the finance minister. They are not supposed to show the number to the finance minister, who happens to be the chairman of the council. ये इसका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है अप्रूवल देने वाला, वो नेशनल अकाउंट्स कमेटी है जो इसकी अप्रूवल देती है। लेकिन डॉक्टर साहब इंतहाई अहम नुक्ता आपने यहाँ पे उठाया, एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलूंगा और मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर हम जरा थोड़ा सा डिटेल में इसके ऊपर बात करें। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। स्पेशल ट्रांसमिशन में बजट 2017-18 के हवाले से स्पेशल ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुशामदीद। इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं इमरान सुल्तान और इस वक्त हमें ज्वाइन किए सीनियर सहाफ़ी ज़ियाउद्दीन साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप बड़ी गहरी नज़र रखते हैं मुल्क की मुआशी पॉलिसीज़ के हवाले से, फाइनेंशियल जर्नलिज्म में यकता हैं। ज़िया साहब, आज डार साहब ने इकनॉमिक सर्वे पेश किया। अब से थोड़ी देर पहले हमारे प्रोग्राम का हिस्सा थे डॉक्टर अशफाक हसन खान, और उन्होंने एक पॉइंट रेज़ किया कि जो FBS है, फेडरल बोर्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जहाँ से ये सारे आदाद शुमार जाते हैं, वो आदाद शुमार उन्होंने कहा कि बड़े पूरा जो तरीक़ाकार है बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का बड़ा अमल दखल है, होना तो उसे बड़ा खुद मुख्तार और ऑटोनमस बॉडी होना चाहिए था, लेकिन अब वैसा नहीं है। तो फिर बड़े मशकूक हो जाते हैं तमाम आदाद शुमार के जो आप वज़ीर ख़जाना की परमिशन लेके या उसकी कॉन्सेंट से या उनके हुक्म पे या उनकी हिदायत पे बनाए। ये आपकी बात नहीं, ये हमेशा से, हालांकि FBS को चाहिए कि ऑटोनमस होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही अहम अदारा है। ये अदारा है जो आज़ाद शुमार जो है वो इंडिपेंडेंटली कलेक्ट करता है। अगर इसको फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर कर दें तो फाइनेंस मिनिस्ट्री उसको जब इन्फ्लुएंस करेगा तो जाहिर है कि वो ऐसे फिगर्स देगा जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की ख्वाहिश के। ये आप समझ लेना, स्टेट बैंक जी, स्टेट बैंक जस्ट लाइक स्टेट बैंक के बोर्ड पे आपने मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस से किसी को लाके बिठा दिया। तो ये आई एग्री विद अशफाक साहब कि ये नहीं होना चाहिए ये, लेकिन ये हमेशा से ऐसे रहा। इवन ड्यूरिंग अशफाक साहब के ज़माने में जब वो इकोनॉमिक एडवाइजर थे तो वो FBS जो है ना फाइनेंस मिनिस्ट्री के कंट्रोल में था। क्या इतना ही कंट्रोल में था? इतना ही था, तब भी इतना ही था। तब भी था। अच्छा, उस वक्त तो मिलिट्री रिजीम थी ना। मिलिट्री डिक्टेटर जब होता है तो वो तो हर किस्म की पावर जो है वो एक जगह जमा हो जाती हैं। उसके बाद तो कोई दूसरा हिलजुल नहीं कर सकता। ठीक ठीक। अच्छा, और साथ साथ अब जो आज आपने भी उनकी स्पीच सुनी होगी, उन्होंने फिगर्स को पहले तो ये कि हम कंपैरिजन ऐसे क्यों करते हैं, हम बजाय इसके कि हम इकोनॉमिक सर्वे में हम उन आदाद शुमार की बात करें जो हमने पिछले साल टारगेट रखे थे, आज हमने अचीव किए या नहीं किए। हम कंपैरिजन शुरू कर देते हैं कि पिछले 5 साल पहले जब हम आए थे उस वक्त मैशत ये थी, आज मैशत ये है, तो वो कंपैरिजन वहां से शुरू हो जाता है। नहीं, अगर उसके भी कंपैरिजन करेंगे आप तो बहुत सी इश्यूज जो हैं वो आपको सामने है। मिसाल के तौर पे 2013 में ऑयल प्राइसेस बहुत ऊंची थी, इनके ज़माने में तो बहुत नीचे आ गई। तो कंपैरिजन जब करेंगे आप तो ये ज़रूर ज़हन में रखें कि इनके जो भी पॉजिटिव्स हैं इट इज़ मेनली बिकॉज ऑफ द ड्रॉप इन ऑयल प्राइसेस। ठीक है, क्योंकि बजाय इसके कि हम ये कहते हैं कि जनाब 5.3% हमने टारगेट रखा है, 5.4% हमने टारगेट रखा था, 5.2% हम अचीव किया। बहरहाल ये पॉइंट से अपने हमारे टारगेट से इतना कम है। हम ये कहते हैं जनाब 5+ हुई है और पिछले एक डेकेड में सबसे ज़्यादा है ये। नहीं, ये भी जहन में रखना चाहिए। मिसाल के तौर पर ये कहते हैं कि इस वक्त एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन जो है ना, ग्रोथ जो है वो बहुत ही अच्छी हुई है, लेकिन आप जरा जहन में रखें कि पिछले साल बहुत कम हुई थी।
ठीक है, मतलब नेगेटिव चली गई थी आपकी ऑलमोस्ट। हाँ, उस बेस के हिसाब से तो वाकई ये तो सही अच्छी जरा आप डिस्कशन में शामिल कर लेते हैं अली खिजर असलम। बहुत अरसे बाद इनसे हमारी मुलाकात हो रही है और अली खिजर असलम जो हैं ये हेड ऑफ रिसर्च हैं बिजनेस रिकॉर्डर के और बहुत ज़बरदस्त किस्म की इनकी टीम काम करती है। खिजर साहब आप लोग के जो है एनालिसिस वगैरह भी करते हैं, तो सबसे पहले क्या आप लोग भी उसी तरह के फिगर्स को उठा के लेके चलते हैं जो अशफाक साहब का कहना था कि आपके जो FBS की तरफ से फिगर्स आते हैं वही वर्ल्ड बैंक भी आगे पीछे 1-8% ऊपर नीचे कर लेता है, किसी का कोई इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं होता? नहीं जी, देखें पहले तो बात है कि गिव द डेविल इट्स ड्यू। फिगर्स जो हैं हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा फर्ज नहीं होते और ख़ास तौर पे इस साल की जो ग्रोथ आई है 5.28%, आई थिंक इट्स अ फेयर एंड स्क्वायर ग्रोथ। ये मैंने लिखा भी था कि इसमें कोई गवर्नमेंट की फजिंग नहीं नज़र आ रही, रादर देन कि आज हमने लिखा है कि LSM में भी अंडरस्टेट हुआ है। अच्छा, ठीक है जी, कुछ और सेक्टर्स अंडरस्टेट हुआ है जी प्रॉब्ली वो देखें 9 महीने के नंबर जो आते हैं ना प्रोविजनल, उस पे पूरा साल कर रहे होती है। हमारी टीम ने जो एनालिसिस किया है वो आज अखबार में आप पढ़ेंगे तो पूरा ग्राफिकल एनालिसिस है कि वो प्रॉब्ली 5 से 6% तक चला जाएगा जो 4.93 दिया हुआ इन्होंने। एक बात ये, दूसरी बात ये कि एग्रीकल्चर के अंदर जैसे अभी ये बात कर रहे थे वो तो बेस का है, वो कॉटन का है, लेकिन अगर लाइफ स्टॉक वगैरह देखें तो भी शायद थोड़ा सा अंडरस्टेट होता है क्योंकि वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो उसके अंदर आ गई है वो GDP रीबेस होगा 2018 में, थोड़ा उससे उसकी वैल्यूएशन बढ़ जाएगी। ओके, सर्विसेज में अगर आप देखें तो होलसेल, रिटेल और ट्रेड की रेल पे आप देख ही रहे हैं। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद से ये बदलती हुई रू जो है ये फैसलाबाद और बहुत सारे और शहरों में पहुंच गई है और इसको देखें कि किस तरह से मेगा मॉल्स बन रहे हैं, किस तरह से ब्रांड वैल्यूएशन हो रही है, किस तरह से डिजाइनिंग हो रही है। तो ये एक नई सर्विसेज आई है जो चीज उसको बिल्कुल ले रही है। ठीक है, तो एक ये चीज हम देख लें, फाइनेंस और बैंकिंग के अंदर देखें तो उसमें मुझे लगता है कि थोड़ी सी ग्रोथ शायद ओवरस्टेट की है, बट इन अ नटशेल इट्स अ वेरी फेयर एंड स्क्वायर ग्रोथ। हाउएवर एक अगर अगली चीज है जो बड़ी जरूरी है जिस पे हम बात करना चाहेंगे कि उस क्वालिटी की ग्रोथ कैसी है, उसमें इंक्लूसिवनेस कितनी है, इनइक्वालिटी कितनी कम हो रही है, वल्नरेबिलिटी ऑफ पुअर क्या है, उसमें ओलिगोपोलीज कैसी हैं, उसमें रेंट सीकिंग बिहेवियर क्या है, ग्रोथ किन सेक्टर्स में है और उसमें भी कॉर्पोरेट और नीचे SME में क्या फर्क है, कंज्यूमर सरप्लस कितना जनरेट हो रहा है। ठीक है, ठीक है। फिर जिया साहब ये एक सेकंड जरा मैं साथ साथ शामिल करता हूँ डिस्कशन में सारी चीज़ों को। कितना पिछले साल की परफॉर्मेंस से अगर लें तो आपकी जो मुआशी पॉलिसीज थी हुकूमत की, कितना उन्होंने डिलीवर किया? आप अगर आप अपने ट्रेड के हवाले से अगर बात करें, सबसे पहले हम ट्रेड के ऊपर आ जाते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर हम आ जाते हैं। फेलियर तो वही है ना, एक्सपोर्ट्स जो है वो बहुत गिरी है। अगर इसको आप कहें कि ये बिकॉज ऑफ ओवरऑल कमोडिटी प्राइसेस गिरी हैं, ऑयल प्राइसेस गिरी हैं, इस वजह से डिमांड कम हो गया है। तो आप जो दूसरे ममालिक को देख लें, बांग्लादेश को देख लें, हिंदुस्तान को आपका चंक वो लेके जा रहा है, बहुत सी जगहों पे लेके जा रहा है। तो एक्सपोर्ट्स इज वेरी यानी बहुत ही सीरियस मसला है एक्सपोर्ट्स का और कोई ध्यान नहीं दिया गया। जरा शामिल करते हैं कराची को भी। कराची में इस वक्त डॉक्टर हनीफ अजारी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मैशियात। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने का। आज के जो आदाद शुमार हैं आपने क्या देखा इनमें डॉक्टर साहब? देखें, सबसे बड़ी चीज ये है कि जैसे कि हमारे कोलीग ने कहा ग्रोथ बैलेंस है, लेकिन दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप देखें जो ट्रेड डेफिसिट है वो पाकिस्तान ने कभी वर्स में नहीं देखा। जब 2013 में PMLN ने गवर्नमेंट संभाली थी उस वक्त हमारा एक्सपोर्ट $25 बिलियन था। आज हमारा ये एक्सपोर्ट रिड्यूस होके ये एस्टीमेट कर रहे हैं 21.4। लेकिन मैं क्योंकि खुद एक्सपोर्ट सेक्टर से ताल्लुक रखता हूं और फार्मा से मेरा ताल्लुक है, मैं आपको यकीन से कह रहा हूं कि अगर ये 9th मंथ की फिगर और ये 3 मंथ की आने वाली फिगर्स को देखा जाए तो हम समवेयर 20 से थोड़ा कम में एंड करेंगे। ये कम से एंड करेंगे क्योंकि देखें अभी ट्रांसपोर्टेशन स्ट्राइक भी काफी एक्सपोर्ट सफर किया, फिर रमजान के महीने में हमारी जितनी भी ट्रेड है वो बहुत स्लो हो जाती है और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ईद की छुट्टियां ईयर एंड को कवर कर लेंगी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए या बहुत सी कंपनियों को अपने टारगेट मीट करने के लिए इतने बड़े दिन नहीं मिलेंगे। एक चीज तो सबसे बड़ी चीज ये फर्क हुई। दूसरा सर, जो कि हमारा सबसे बड़ा सेक्टर जो कि एम्प्लॉयमेंट को एब्जॉर्ब करता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर का ये कह रहे हैं कि 5% पे हम एंड करेंगे।
अगेंस्ट 7.7 इनका टारगेट था। यहाँ पे भी मैं आपको कहता चलूं कि ये 5.5 क्योंकि ये 5% है, ये क्वाइन फिगर है, क्योंकि जब हमने चाइना से आने के बाद ये फिगर को अब्जॉर्ब किया, हालांकि सारे आदात बता रहे हैं कि वी विल बी एंडिंग समवेयर बिटवीन 4.7 एंड 4.9। एज ए रिजल्ट हमारी अनएम्प्लॉयमेंट देखें सर 5.6 पे खड़ी हुई है, और पर कैपिटा जो हमारी इनकम है इवन दो 6.4 से बढ़ी, लेकिन वो 1629 है। इसकी भी वजह एक्सचेंज रेट की पैरिटी का मुस्तकिल रहना है। अगर ये वॉल्यूम देखा जाए तो ये बहुत कम हुआ। लेकिन एक लास्ट बात मैं आपसे कहूँगा कि हम इस वक्त बहुत हाईली वल्नरेबल हैं। अगर ज़रा सी भी इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस इंक्रीज कर गई, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि ओपेक ने प्रोडक्शन कंट्रोल कर दी है, अगर इसका इम्पैक्ट हमारे आ गया तो हमारी टोटल इंपोर्ट्स का 57.7% ऑयल पे होता है। अगर 10% भी इंक्रीज हुआ तो $4 बिलियन की हमारे ऊपर एक खसारा आएगा। इसको हम कैसे मीट करेंगे, ये बड़े चैलेंजेस हैं। ये जरा जानते हैं ना, अली खजर से यहाँ पे जानते हैं। जी अली खजर, अगर 10% भी प्राइसेस बढ़ गई, $10 पर बैरल भी बढ़ गई तो हम बड़ा प्रॉब्लम में आ जाएंगे। देखिए जी, आई टोटली एग्री विद द थीसिस कि जी हमारा ट्रेड बैलेंस जो है बड़ा ख़राब हुआ है। और ये अभी अगर मैं जहाँ बात मैंने पहले रोकी थी ग्रोथ से वहीं लेके चलूँ तो ग्रोथ में जितनी हमारी डेवलपमेंट हो रही है इंडस्ट्रियल सेक्टर में वो इनवर्ड हो रही है, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ में हो रही है जो डोमेस्टिक डिमांड कर रही हैं। ठीक है जी, एक्सपोर्ट डिमांड जो है वो उसके अगर LSM के नंबर देखें तो उनकी ग्रोथ रुकी हुई है, और अगर वही ट्रेड के नंबर देखें तो 9 महीने में 18 बिलियन के तकरीबन नंबर हैं, तो ये साल में तकरीबन 22 बिलियन के होंगे, 20 से थोड़े ज़्यादा होंगे। अच्छा, दूसरी बात अगर हम उस इम्पोर्ट को देखें, और इम्पोर्ट में मैं कहता हूँ PBS का डेटा देखना चाहिए जिसमें मशीनरी का पूरा कॉम्पोनेंट आ रहा है जो स्टेट बैंक के डेटा में नहीं आ रहा, क्योंकि कुछ मशीनरी की पेमेंट जो है वो बाहरी पाकिस्तान से CPEC की सेटल हो जाती है, हमारे बैंकिंग सिस्टम में नहीं आती। तो उसमें देखें तो इस वक्त मशीनरी इंपोर्ट एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल इंपोर्ट्स आर हायर देन ऑयल इंपोर्ट्स। ऑयल इंपोर्ट बहुत बढ़ी है लेकिन इस वक्त मशीनरी ज्यादा बढ़ी है, जो एक खुशाइन बात है। और ऑयल प्राइसेस ऊपर जाएंगी तो आपका बैलेंस जो है 2-3 अरब रुपए से आपका पूरे साल में हो सकता है, बट ऑयल प्राइसेस इतनी ऊपर जाती मुझे नजर नहीं आ रही। अगर ऑयल प्राइसेस ऊपर जाएंगी इसका मतलब है कि डिमांड भी ऊपर जाएगी, इसका मतलब है हमारी टेक्सटाइल भी ऊपर जाएगी, तो वो पूरा एक साइकिल शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर एक आपका द प्रॉब्लम इज योर बैलेंस ऑफ पेमेंट। आपके 16 अरब के स्टेट बैंक के रिजर्व रह गए हैं जो कंसिस्टेंटली पिछले 5 महीने से गिर रहे हैं। सही। अब उसको किस तरह पूरा करना है, आपने फॉरेन सरप्लस कैसे जनरेट करना है, आपका FDI कैसे आना है, आपका वो कैसे आना है कि अब देखिए ना रेमिटेंसेस स्लो डाउन होगी। अब डार साहब की वरी क्या होती है, डार साहब कहते हैं जी उठ के जी कि 3% पे आपका करंट अकाउंट डेफिसिट चला गया, मेरी रेटिंग खराब हो रही है, मेरी रेटिंग खराब हो रही है तो मैं डेट कैसे क्रिएट करूंगा। आज ये बातें होगी GDP रीबेस कर देंगे, उससे वो क्या होगा कि डेट जनरेटिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर वाला जो एक वो आ जाता है ना हॉल, तो उससे जो इकोनॉमिस्ट जो अगला 10 साल 20 साल सोचता है वो सस्टेनेबिलिटी नहीं रहती। तो ये गुब्बारा चलेगा, कुछ साल चलता रहेगा, पर रिटेलिंग का बूम मैं बता रहा हूँ इतना है कि गुब्बारा को 20 साल निकल जाएगा आपका। ओके जी जिया साहब, पता नहीं, समझ नहीं आ रही है। आई मीन पेंटिंग ए वेरी रोजी पिक्चर, नॉट वेरी रोजी बट वेरी फेयरली रोजी। लेकिन रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट को देख लें, रेट ऑफ सेविंग्स को देख लें, बहुत ही डिप्रेसिंग है, बहुत ही डिप्रेसिंग। और बैंकिंग सेक्टर को मैं कहता हूँ अगर बैंकिंग सेक्टर की जो सर्विसेज को वो बूस्ट कर रहे हैं तो वो कितने पाकिस्तानियों को अफेक्ट करती है, हार्डली 5% बैंकिंग सेक्टर। और फिर तीसरी बात ये है कि ही इज राइट कि इंटरनल कंज्यूमर गुड्स की जो प्रोडक्शन हो रही है ना वो मैसिव हो रही है। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में अली खिज़र असलम, ज़ियाउद्दीन साहब और हनीफ हजारी साहब मौजूद है। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। आपने देखा आपसे कुछ देर में प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब भी जो हैं इस तकरीब से खिताब करेंगे ना। हमारे गेस्ट पैनल भी यहाँ पे मौजूद हैं। ज़िया साहब, ये दे धनाधन जो इस वक्त पावर प्लांट्स के इफ्तिताह हो रहे हैं, और ये बताइए कि हज़ारों मेगावाट बिजली जो है वो सिस्टम में शामिल होगी। ट्रांसमिशन के ऊपर इनका अब तक उतना वो नहीं है। ज़रा सा 200-400 मेगावाट ऊपर से डालते हैं, पूरे क्रैक डाउन हो जाता है, पूरे उसमें एक ब्लैक डाउन हो जाता है। ये
क्या तरजीहात क्या है इस वक्त? अभी बात सही है आपकी, ट्रांसमिशन लाइंस जो हैं वो आउटडेटेड हैं और जाहिर है कि अगर ये सारा लोड पड़ेगा उस पर वो तो मैं नहीं समझता कि वो ब्रेक डाउन हो जाएगी। लेकिन एक और एक मसला है, कोल पावर प्लांट जो लग रहे हैं जिस तवातर से और जिस अरेंजमेंट के साथ, तो मुझे तो ये लगता है कि इसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट जो होगी आफ्टर पेइंग योर लोन एंड एवरीथिंग, सॉवरेन गारंटी दी हुई हम लोग, ठीक है, एग्जैक्टली लाइक IPPs, तो मुझे तो लगता है कि 25 रुपीज 26 रुपीज पर यूनिट पड़ेगा और उस पर आप सब्सिडी देंगे टू ब्रिंग इट डाउन। अच्छा, तो फिर इसका इम्पैक्ट जो बजट पे जो पड़ेगा वो मैसिव होगा। ठीक है, जरा इसको एनर्जी एक्सपर्ट हैं हमारे साथ कराची स्टूडियो में जफर सुबहानी साहब। मैं जिया साहब की बात पे अनफॉर्चुनेटली एग्री नहीं करूंगा, बिकॉज कोल जो है इस वक्त पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन कोल में सिफर बिटा सफर है। फर्स्ट टाइम पाकिस्तान के अंदर इंपोर्टेड कोल के 2 प्लांट आने वाले हैं और उसके बाद 2019 के बाद आपके थर के आएंगे। जो इस वक्त जो आपकी जो आज जो साहिवाल में जो इफ्तिताह हुआ है कोल प्लांट का, आज के अगर कोल का रेट लें और जो डेट सर्विसिंग जो भी कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट 10 इयर्स ये लोडेड होता है आपका, क्योंकि इस पर डेट सर्विसिंग भी होती है और इनका इंटरेस्ट भी होता है, तो तकरीबन ये 9 रुपए के करीब का जो है बिजली पड़ेगी कोयले के ऊपर आज के रेट पे। अगर कोयले में चेंज आएगा तो बहुत होगा, लेकिन आगे जाके इस वक्त ये बात जरूर है कि आगे हमारे पास बहुत ज्यादा जनरेशन हो रही है एंड आगे सूरत हाल ऐसी लगती है कि 4 साल के बाद शायद हमारे पास एक्सेस बिजली हो। बट आई थिंक हमें एक पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त डिमांड जो है वो बहुत स्लो चल रही है। जब अवेलेबिलिटी अगर पावर की हो जाएगी तो होपफुली जो आपकी डिमांड भी उस हिसाब से बढ़ेगी, बिकॉज ज्यादातर जो इंडस्ट्री है वो अपने कैप्टिव पावर प्रोजेक्ट पर रहती है आपकी। चले सुबहानी साहब, इस सवाल को रखता हूं मैं हनीफ के सामने कि 9 रुपए फी यूनिट मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलेंगे। वेलकम बैक। हनीफ हजारी साहब, आपसे जानना चाहूंगा ये कोल पावर प्लांट्स जो इस वक्त लग रहे हैं, क्या 9 रुपए फी यूनिट इनसे बिजली मिल पाएगी हमें? जफर कह रहे हैं तो यही होगा, लेकिन आपने देखा होगा इस पे बहुत से आर्टिकल्स पिछले 6 महीने से छप रहे हैं। चले पहले जा जाते हैं कि कॉस्ट क्या आएगी, तो इस पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो हमने फॉरेन करेंसी पे इंश्योर किया है, जो डोनर्स हैं या जो हमें लोन जिन्होंने दी है, वो 18% है। ठीक है, और इस पे अब कोई मुगालता नहीं है, क्योंकि एक वक्त आया था कि ये 35% पे करेक्शन आ गई थी। अगर 9 रुपए पे मिल जाती है तो बहुत ही बड़ी बात होगी, लेकिन हम नहीं समझते, क्योंकि जैसे अभी सर ने कहा कि 22 तक की फिगर आ रही थी, और अब जब ये शुरू करेगा प्रोडक्शन तो 2 चीजें बड़ी बेहतरीन होंगी। पहला तो ये कि ये प्रोजेक्ट से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट का डेटा वेबसाइट पे आएगा, इससे हमें पता चलेगा कि इसका एग्रीमेंट क्या हुआ है। दूसरा ये कि इसकी सॉवरेन गारंटी के साथ साथ इसका क्या कॉस्ट आएगी। लेकिन मैं इन तमाम चीजों से हटके थोड़ी सी हटके आपसे बात करूंगा। देखिए, हर चैम्बर बैरोमीटर होती है। पाकिस्तान की फॉरेन इन्वेस्टमेंट की सबसे बड़ी चैम्बर है OICCI। उन्होंने कॉन्फिडेंस लेवल का इंडेक्स बनाया है। लास्ट ईयर दे वर सेइंग कि वी हैव अ कॉन्फिडेंस ऑफ 36% ऑन द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। अब इन्होंने रिवाइज डाउन करके 18% कर दिया है। 18%। और जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है सर, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, इसके ऊपर इनका एतमाद इतना गिर गया है कि दे हैव कम टू 9%। सो वॉट एवर द पावर वी विल प्रोड्यूस। मतलब ये ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब हम CPEC का बड़ा ढोल बजा रहे हैं। मेरे ख्याल है सर, अब CPEC पे कमी कहा जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि अब इसके असरात आना शुरू हो जाएंगे। अली जैसे कह रहे थे कि डिफरेंस है बिटवीन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एंड पाकिस्तान गवर्नमेंट का, कि चाइना से जो CPEC से रिलेटेड पेमेंट कितनी हुई है। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में है। कस्टम का डेटा $3 बिलियन बता रहा है और स्टेट बैंक का डेटा 1.5 बता रहा है। अगर इस डेटा को कहीं भी रिकंसाइल करके हम हमारी ट्रेड पे आउटफ्लो में देख लें तो आपको पता चलेगा कि ट्रेड डेफिसिट और बढ़ने के चांसेस हैं।
एक चीज और कहूंगा कि जो कि इस गवर्नमेंट के लिए, जो मेरे सारे कुलीग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं 5 साल का डेटा देखकर आया हूँ। 2013 में हमारे इंपोर्ट थे यूएस डॉलर में 45.3 बिलियन, और आज भी वही हमारा इंपोर्ट है 45.3 बिलियन, जो कि आज ये डेटा आया है। पाकिस्तान की करेंसी का डिवैल्यूएशन हुआ है पिछले 3 साल में ऑन वेटेड एवरेज 1.6% हुआ है। दैट इज ऑल्सो ए वेरी हेल्दी साइन। तो मैं ये कहता हूं कि जब इतने सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो रहे हैं तो फिर तो हमारी इंपोर्ट बढ़नी चाहिए थी, अगर देखा जाए 3 साल के बाद। ठीक है, एक इस गवर्नमेंट के फेवर में जो बात नहीं जा रही, जब PMLN ने चार्ज टेक ओवर किया था उस वक्त पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 25 बिलियन थी, और ये कहा जा रहा था कि ये बिजनेस फेवरेबल गवर्नमेंट है और ये बिजनेसमैन का दर्द सबसे ज्यादा समझते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप देखा जाए तो 21.47 है। मैं अली से फिर भी इत्तेफाक नहीं करूंगा, अल्लाह करे अली के फिगर सही हो जो कि 22 बिलियन कह रहे हैं, लेकिन मैं जरूर आपसे कहता हूं कि ये 20 टच नहीं करेगा, 20 टच नहीं करेगा। जी अली, आप तो दो तरफ से आपके ऊपर आ गया है अली, आप इस वक्त हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। जी जनाब, एक तो एक्सपोर्ट के नंबर आप वो 9 महीने के अभी मैंने देखे थे जी, वो 17 पॉइंट समथिंग थे, 17.8। ठीक, अब जरा इस वक्त हमें कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब